दोस्तों प्रणाम। दोस्तों, दिवाली के बाद उत्तराखंड में लगभग हर तहसील, हर ब्लॉक और यहाँ तक कि दूरस्थ क्षेत्रों में अनेक मेलों का आयोजन किया जाता है और इन्हीं मेलों की व्यस्तता के कारण मैं अपने घटनाक्रमों से आप लोगों को अवगत नहीं करा पाया। उत्तराखंड का 25वां स्थापना दिवस होने के कारण भी ये वर्ष अनेक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सारा उत्तराखंड मना रहा था। इसलिए मैं अपने घटनाक्रम को आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाया। आज मैं एक छोटा सा घटनाक्रम आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। यह घटना 2010 1 जनवरी की है। 2009 को विदाई देने के बाद 2010 की पहली तारीख थी। यह घटनाक्रम रिगोली यानी श्रीनगर के बाद कीर्तिनगर और कीर्तिनगर के ऊपर टिहरी जनपद का एक गांव है रिगोली। आप इससे पहले इन घटनाक्रमों में 2007 में इस क्षेत्र पे एक नरभक्षी सक्रिय हुआ था, जिसका मैंने एक बडियारगढ़ और एक सिल्का खाल के घटनाक्रमों के नाम पे आप लोगों को इस क्षेत्र का घटनाक्रम सुनाया था। तारीख जनवरी को विद्यालयों में अवकाश था, क्योंकि ये जो स्थान है ये बहुत ऊंचाई पे है, यहाँ बर्फ़ गिरती है, इसलिए यहाँ जाड़ों में स्कूलों में अवकाश होता है। रिगोली गांव का राकेश उस दिन अपनी माँ के साथ सुबह लगभग 10 बजे, क्योंकि उसकी माँ जानवरों को चारा पत्ती के लिए गई थी और ये भी क्योंकि जाड़ों के दिन थे, इसलिए बच्चे लोग अक्सर अपने माँ बाप के साथ जो जंगलों में जाते हैं उनके साथ लकड़ी लेने ऊपर जंगल चले जाते हैं। ये भी अपनी माँ के साथ ठीक गांव के सामने जो एक चोटी है उस पे ये गया हुआ था। यानी ये गांव से बिल्कुल सामने दिखने वाली 500 मीटर दूरी पे एक ऊंची रिज है, जिस रिज के एक साइड को बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें, छोटी चट्टानें और बहुत सारी गुफाएं इस पे बनी हुई है। और इस चोटी के ठीक यदि वहाँ से निकले तो आप रिगोली जा सकते हैं, आप इस साइड को आए तो ये मली रिगोली आ सकते हैं। इसी टॉप पे इसकी माँ बांस यानी जो एक चारा पत्ती का पेड़ होता है जानवरों के लिए, वो काटने गई थी और ये छोटा सा 11 साल का बच्चा लकड़ी इकट्ठा कर रहा था। शायद जाड़ों के दिन होने के कारण इस क्षेत्र में जो गुलदार होगा वो उस रिज पे धूप सेक रहा था और इससे पहले यहाँ कोई नरभक्षी सक्रिय नहीं था, इसलिए नरभक्षी का भय था नहीं। परंतु जब इस बालक द्वारा उस चोटी पे, उस जो गुफा वाली साइड है, उस साइड की ओर जब ये बढ़ा तो या तो अपने आराम में दखल अंदाजी के कारण इस गुलदार ने इस बालक पे हमला कर दिया। इसकी जोर से एक चीख निकली और जब तक इसकी माँ गई तब तक ये गुलदार इसके गले में अपने कैनाइल गड़ा चुका था और माँ को देख के ये गुलदार वहाँ से भाग निकला। जब उसने अपने इस बेटे को अपनी गोद में उठाया और जोर जोर से उसने गांव वालों को आवाज़ लगाई, तो जब तक गांव वाले वहाँ पहुँचे तब तक ये बेटा दुनिया को छोड़ चुका था। दोस्तों, बडियारगढ़ क्षेत्र पर एक नरभक्षी आरंभ हो चुका था। इसकी सूचना वन विभाग, राजस्व विभाग को दी गई और उसके बाद जो उसने अपने उच्च अधिकारी मुनि की रेती
ऋषिकेश को इसकी सूचना दी और वाइल्ड लाइफ चीफ ने इससे 3 तारीख आदमखोर घोषित कर दिया गया। इसके लिए मुझे और जॉय हुकिल से संपर्क साधा गया और उसके बाद हमें इस गुलदार को मारने के लिए अधिकृत कर दिया गया। दोस्तों, मैं वीरेंद्र के साथ यहाँ से 6 तारीख को रिगोली के लिए चला। यहाँ से कर्णप्रयाग, श्रीनगर, उसके बाद कीर्तिनगर, कीर्तिनगर के बाद टाइगर मार्केट और उसके बाद रिगोली। जब 2007 में इस क्षेत्र पे आदमखोर सक्रिय था, उस समय रिगोली तक कोई सड़क नहीं थी। उस समय ये सारा क्षेत्र पैदल का था। परंतु जब हम 2010 में यहाँ गए तो उस समय यहाँ पूरी रिगोली तक सड़क बन चुकी थी। अतः हम अपनी गाड़ी से सीधे रिगोली पहुँच गए। वहाँ जॉय हुकिल पहले ही पहुँच चुके थे और उन्होंने बताया कि उनके द्वारा जहाँ पे वो बच्चा मारा गया था, उसके नीचे जो गांव की पहली मकान थी, यानी जंगल से आने वाले रास्ते की जो पहली मकान थी, उस पर शाम को उन्होंने एक कुत्ता बांधा था। परंतु जो वो कुत्ता बांध के आंगन में उन्होंने कुत्ता बांधा और वो कमरे में बैठने के लिए जा ही रहे थे, तब तक उस पे गुलदार ने हमला कर दिया और बहुत जल्दबाजी में उन्होंने फायर किया। कुछ दाने जो उन्होंने मुझे दिखाए वो नीचे आंगन के नीचे जो पत्थर थे उस पे लगे हुए थे, परंतु शायद एक दाना उस गुलदार को लग चुका था और उसके बाद उन्होंने मुझे नीचे तक दिखाया तो उस पे कुछ ब्लड की बूंदें उससे निकली हुई थी और वो गुलदार जो नीचे वाली जो ऊपर चट्टानें थी वहाँ से नीचे जब वो भागा था तो उसके बाद वो उन चट्टानों की ओर वो निकल चुका था। यानी मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने सोचा चलो जो मेन गुलदार है शायद उसको गोली लग गई है और वो मर चुका होगा, तो हमारा काम आसान हो गया है। अब ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, 1-2 दिन देख लेते हैं। यदि यहाँ पे कोई भी गुलदार सक्रिय नहीं होगा तो यदि इसकी बॉडी मिल जाती है तो ठीक है और नहीं भी मिलती है तो ये गुलदार मारा गया है। और दोस्तों को हम लोगों ने उस सारे क्षेत्र में जहाँ जहाँ जो रास्ते थे उनको चेक करना शुरू किया। 6 और 7 तारीख को, क्योंकि जब 2007 में ये गुलदार सक्रिय हुआ था और उसके बाद 3 साल बाद फिर दोबारा कोई गुलदार यहाँ सक्रिय हुआ था, तो हम जो पुराने रास्ते थे उन रास्तों को चेक करने के लिए गए तो वहाँ हमें गुलदारों के जो क्रैश थे वो दिख रहे थे। यानी ऐसा लग रहा था कि इस क्षेत्र में अभी गुलदारों की संख्या ठीक-ठाक है। क्योंकि जो गुलदार जा रहे थे या वापस आ रहे थे, वे रास्तों पे क्रैश दे रहे थे। परंतु अब हमें एक संशय ये था कि शायद जॉय हुकील की जो गोली है उससे आदमखोर मर गया होगा, तो सामान्य गुलदार तो इस क्षेत्र में होंगे ही, इसलिए ये वो गुलदार होंगे। उस चोटी से ठीक एक साइड को तल्ली रिगोली था, जो तल्ली रिगोली जहाँ से सड़क रिगोली के लिए जाती है उससे केवल आधा किलोमीटर दूर पे तल्ली रिगोली गांव है। मैं और वीरेंद्र हमने शाम को सोचा क्यों ना आज तल्ली रिगोली तक घूम के आए, इसको देखें कि तल्ली रिगोली पे कोई लपेट है या नहीं है। जब हम तल्ली रिगोली पे पहुँचे शाम को तो एक गांव के किनारे एक छानी थी, उस छानी के बगल पे हम लोग बैठे रहे। तो वो छानी वाला कह रहा था कि सावत जी आप कैसे देख लेते हैं गुलदार को, ये लाइट है इससे कैसे दिखती है। मैंने उससे कहा थोड़ा अंधेरा होने दो और तब हम आपको लाइट मार के दिखाएंगे कि गुलदार हमको इस लाइट से कैसे दिखता है। और दोस्तों बैठे बैठे वहाँ पे अंधेरा हो गया। अंधेरा होने पे हम लोगों ने जब लाइट मारी तो हमें 2 आँखें चमकती हुई नज़र आई। वो रिगोली गाँव के बीच में एक हल्का-सा नाला है जो
जिस पे पानी, और गांव वाले शायद उससे कभी ज़माने में पानी पीते होंगे, अब तो पाइप लाइनें वहाँ थी, परंतु उसके बगल पे एक केले के जो पेड़ थे उनका एक झुरमुट था। तो मैंने उन आदमी को कहा कि हम गुलदार को ऐसे देखते हैं जैसे वो आँखें दिख रही हैं। और उसके बाद दोस्तों, मैंने दूरबीन निकाल के जब देखा तो मैं एकदम अचरज में पड़ गया। अरे! जिसको हम खाली मज़ाक में एक बिल्ली समझ के इस आदमी को दिखा रहे थे, ये तो बहुत बड़ा गुलदार बैठा हुआ है गाँव पे। और तुरंत मैं वीरेंद्र के साथ मैंने उससे कहा, अरे ये तो गुलदार है, और गुलदार क्या है, ये तो गांव के बीच में बैठा हुआ है, और ये इस टाइम पे जो टाइम मैनीटर का शिकार करने का टाइम होता है, उस टाइम पे ये गांव के बीच में बैठा हुआ है। इसका मतलब आदमखोर नहीं मारा गया, बल्कि आदमखोर यहाँ ये बैठा हुआ है। और तुरंत हम लोग वहाँ से लगभग 20-30 मीटर आगे गए, और उसके बाद मैंने वीरेंद्र को लाइट मारने के लिए कहा। दोस्तों, उस पे 2-3 बार हम लाइट मार चुके थे, इसलिए वो गुलदार ये समझ चुका था कि इन लोगों ने मुझे देख लिया है। जब हम बिल्कुल उसके नज़दीक से उस पे हमने लाइट मारी, और जो मैंने कंधे पे राइफ़ल से उस पे अपना निशाना साधा, तो गुलदार ने वहाँ से जंप ले लिया, और उसके बाद वो उस नाले की आड़ लेता हुआ सीधे नीचे रोड की ओर भाग चला। तुरंत हम लोग उसका पीछा करते हुए उस सड़क तक पहुँचे, और सड़क के बाद जो एक बड़ा गधेरा जो मल्ली रिगोली और इन जगह से आता है, उसकी आड़ लेता हुआ वो गुम हो गया। हम रात लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक उसको चारों ओर लाइट से ढूंढते रहे, परंतु हमें वो गुलदार उसके बाद नहीं दिखा। यानी हाथ आए हुए आदमखोर गुलदार को हमने छोड़ दिया था। अब हमें जो हमारी निष्क्रियता थी कि शायद गुलदार मर चुका होगा, और वो बेकार निकली। अब हमें ये पता था कि आदमखोर जिंदा है, यानी या तो जिस पे फायर किया गया उस पे गोली बहुत कम लगी, और वो ठीक ठाक स्थिति में इस समय है, या वो कोई दूसरा था। और दोस्तों, उसके बाद अब हमारी पेट्रोलिंग, हमारी सर्चिंग दूनी हो गई, क्योंकि गुलदार को इस घटना किए हुए लगभग 1 हफ्ते से अधिक समय गुजर चुका था। यदि वो आदमखोर हो चुका है, तो वो कहीं न कहीं घटना कर सकता था। और सपोज़ तली रिगोली में हमने इस गुलदार को मारा नहीं, परंतु हमने आज किसी न किसी बच्चे की जान ज़रूर बचाई थी। यदि हम आज इस क्षेत्र पे नहीं होते, तो ये गुलदार लगभग 10 या 15 या आधा घंटे बाद कोई न कोई घटना यहाँ कर लेता था। और दोस्तों, दूसरे दिन फितकिंडा, कुमेरू, तातड़ा, गुलदार के निकलने की संभावना थी। अब हम सर्चिंग जो थी हमारी, वो तेज़ हो चुकी थी। हमें ये निश्चित नहीं हो पा रहा था कि ये गुलदार किस क्षेत्र में है, परंतु ये लग रहा था कि ये गुलदार मेल है, और इसके शरीर से लग रहा था कि ये लगभग 8-9 साल का कोई मेल गुलदार है। दोस्तों, 11 तारीख शाम को हम लोग ऊपर वाले क्षेत्र, जो रिगोली के ऊपर वाला जो क्षेत्र है, क्योंकि रिगोली में कुछ जो बस्तियां हैं, वो एक नाले रूपी जो लगभग रास्ता चिरबटिया को जाता है, उस रास्ते के अगल बगल बहुत दूर अंदर तक बसे हुए हैं, और चारों ओर उन पे बांस के घने जंगल हैं। और उन क्षेत्रों पे ये गुलदार अक्सर बैठा हुआ दिखाई देता था, इसलिए हम देर तक इस जगहों को, इन प्लेसों को सर्च करते रहे। परंतु अब हमें ये लग रहा था कि ये गुलदार कहीं न कहीं इस क्षेत्र पर है, परंतु ये किस क्षेत्र पे ज़्यादा रह रहा होगा, इसके बारे में हमें अभी क्लियर नहीं हो पाया था, क्योंकि हमने लापरवाही में 2-3 दिन अपने खराब कर दिए थे। दोस्तों, 11 तारीख को वन विभाग द्वारा इस क्षेत्र में
पिंजरा भेज दिया गया। और क्योंकि हम लोग दिन में 2-2:30 बजे निकल चुके थे, इसलिए हमें इस पिंजरे के बारे में कोई पता नहीं था। इन्होंने इस पिंजरे को, जहाँ रिगोली गांव है, रिगोली गांव में जिस ओर उस बच्चे को उस दिन मारा था, उसके नीचे एक खेत था। उस खेत में इन्होंने इस पिंजरे को रख दिया। क्योंकि पिंजरा लेट आया था शायद, इसलिए इन्होंने उसके अंदर कुत्ता डाला और इसको ढका नहीं, ना इसके टायरों को खड खोद के जमीन में दबाया गया, इसलिए पिंजरा खुला था। और गुलदार उस दिन, जब हम ऊपर, इससे ऊपर वाले क्षेत्रों को सर्च कर रहे थे, तो ये गुलदार नीचे गांव पे पहुंच चुका था। जब उसने एक कुत्ते को गांव से अलग पिंजरे के अंदर देखा, तो ये उसके नज़दीक पहुंचा। क्योंकि पिंजरा ढका हुआ नहीं था, इसलिए ये आगे के बदले कुत्ते के पीछे की तरफ से इसने कुत्ते पे हमला किया। और जो कुत्ते की जो पूंछ थी, शायद वो पूंछ थोड़ा बाहर निकली हुई रही, और इस गुलदार ने उस पूंछ को खींचा। खींचने से पूंछ के बाहर का जो खाली चमड़ी का कवर है, वो सारा निकल गया, यानी पूंछ खाली एक हड्डी जैसी रह गई। और क्या होगा, तो पिंजरे का शटर बंद हो गया। अब गुलदार ने कुत्ते को खींचने के लिए पिंजरे पे धक्का दिया, और पिंजरा ऐसे उसने चारों ओर घुमा दिया। जब हम लोग लगभग 9, साढ़े 9 बजे जब गांव पे पहुंचे, क्योंकि जाड़ों के दिन थे, जनवरी का मौसम था, 5 बजे अंधेरा हो जाता है, तो 9 बजे 4 घंटा तो बहुत ज़्यादा होता है। और जब हम वहाँ पहुँचे, तो हमने देखा कि गांव के किनारे एक कुत्ता बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है। हमने लोगों से कहा कि ये किसका कुत्ता है जो यहाँ भौंक रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है कि इसके नज़दीक कोई गुलदार बैठा हुआ है। तो लोगों ने कहा, सर वहाँ तो पिंजरा लगा हुआ है। हमने कहा, पिंजरा कब आया? बोला, आज शाम को आया था, और मैं वीरेंद्र को लेके तुरंत उस पिंजरे की ओर गया। मैं देखना चाहता था कि क्या पिंजरे के नज़दीक कोई गुलदार है या नहीं है। जब मैं वहाँ पहुँचा, तो मैंने देखा इस पिंजरे का शटर बंद है। अरे, मैंने कहा, इन्होंने पिंजरा तो खाली खेत में रखा हुआ है और इसका शटर बंद है। जब मैंने कुत्ते की ओर ध्यान दिया, तो मैंने देखा, अरे इसने तो कुत्ते की जो पूंछ थी, वो पूंछ गुलदार ने खींच ली है, और उससे ब्लड निकल रहा है, और कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। इसका मतलब जो गुलदार है, वो इसी के अगल बगल बैठा हुआ है। तो मैं नज़दीक से लाइट मारने के बाद फिर मैं दूर निकला। मैं और वीरेंद्र जब दूर से हमने लाइट मारी, तो तब हमें एक झाड़ी के अंदर से 2 आंखें दिखाई दी। जब टेलीस्कोप लग से मैंने उस गुलदार को देखा, तो वो झाड़ी के अंदर इस प्रकार छुपा हुआ था कि 2 आंखों से अलावा उसका कुछ भी शरीर का कोई हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी जब वो गुलदार बिल्कुल हटा नहीं, और न वो कहीं मूवमेंट कर रहा था, तो मैंने वीरेंद्र से कहा कि तुम ऐसा करो, इस जगह से लाइट मारो। और मेरे साथ एक जो लड़का और था, मैं उसको लेके ठीक उसके पीछे जो घराट थे, घराटों के पीछे होते हुए, ठीक उसके जैसे गुलदार इस प्रकार से हमको दिख नहीं रहा था, तो मैं यहाँ से घूमते हुए ठीक इसके पीछे ऐसे पहुँच गया। और मैंने वीरेंद्र से कहा कि तुम यहाँ से लाइट इसको हर 2-3 मिनट बाद एक बार इस पे लाइट मार दो, तब कि इसको ये महसूस ना हो कि ये लोग मेरे पीछे से यहाँ आ रहे हैं। और वीरेंद्र भी उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर 2-3 मिनट बाद उस पे लाइट मार रहा था, जिससे गुलदार को शायद ये लगा कि ये लोग वहीं पे बैठे हुए हैं और ये मुझे नहीं देख रहे हैं। और दोस्तों, मैं दूर से घूमते हुए ठीक गुलदार के जस्ट पीछे वाले पोर्शन पे पहुंच गया। जब मैंने वहां से लाइट मारी, तो मुझे गुलदार दिख रहा था। गुलदार लेटा हुआ था, और उसका ये वाला पोर्शन मेरी ओर जब उसने नज़र फेरी, तो ये पोर्शन साफ दिख रहा था। मैंने राइफल से एम किया, और ठीक चेस्ट का एम लेते हुए मैंने ट्रिगर दबा दिया।
एक धमाका हुआ और गुलदार यूं पलट गया। पलट क्या गया, वो गिर गया। उसने अपने जो दोनों पाँव थे, आगे के पाँव भी लंबे करके वो वहीं पे जैसा था वैसे ही गिर गया। उसके बाद मैं वहाँ से उतरा और मैंने वीरेंद्र को कहा कि इसको गोली लग गई है और शायद ये मर चुका है। जब मैं वीरेंद्र के सामने पहुंचा तो हमने वहाँ से जब लाइट मारी तो हमने देखा वो गुलदार ऐसे ऐसे जैसे कोई चीज़ शराबी जैसे झूमता है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। तो मैंने कहा कोई नहीं, खड़ा होने दो, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा, 10 या 15 मीटर दूर जाएगा, उसके बाद ये गिर जाएगा। और दोस्तों वो धीरे धीरे 10 मीटर तक चल दिया। तो हम उसको देखते रहे क्योंकि वो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा 150 गज दूर होगा, ज़्यादा नहीं था। फिर उसके बाद वो यूं घूमा और ऐसे वो हमारे सामने से निकलने लगा। तो उसकी जो रफ्तार थी वो बहुत धीरे थी और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो झूमते झूमते जा रहा हो। तो मैं ये सोच रहा था कि इसको फायर करें न करें। फिर भी मैंने एम किया और उसको फायर करने के लिए मैंने जब राइफल कंधे पे लगाई तो उसको ऊपर से जो बिजली के तार हमारे सामने से जा रहे थे तो वो बिल्कुल उसके बदन पे लगे हुए एमिंग में, राइफल की एमिंग में वो तार हमारे सामने आ रहे थे। तो मैंने सोचा यार मैं फायर करूं तो कहीं ऐसा ना हो गोली इन तारों को लग जाए और तो ये तार कट जाए। इसलिए मैं थोड़ा खिसक के दूर गया। उसके बाद मैंने उसको एम किया और फायर किया, परंतु मेरी गोली इस गुलदार को नहीं लगी। फिर भी हमने उसको वहीं छोड़ दिया और हम लोग वापस कैंप आ गए। उस दिन राजस्व मंत्री जो दिवाकर भट्ट जी थे वो भी रिगोली में पहुंचे हुए थे। और उसके बाद सुबह जब रात खुली तो हम लोग तुरंत उस क्षेत्र में उस गुलदार को ढूंढने के लिए चल दिए। हमारे साथ स्वरूप सिंह नयाल जी और एक दो वनकर्मी और थे। जब हम उस गुलदार के पीछे वहाँ से निकले तो जो ब्लडिंग इतनी ज़्यादा थी, ऐसा लग रहा था कि ये गुलदार हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मीटर दूर ही जाएगा। जिस कुत्ते को हमने पिंजरे पे बांधा हुआ था या जो पिंजरे पे जो कुत्ता उन्होंने डाला था, जिसकी पूंछ को गुलदार ने खींच लिया था, वो कुत्ता छोटा था परंतु वो इतने गुस्से में था कि जब हम हमारे साथ वो उस गुलदार को ढूंढने के लिए गया तो उस गुलदार के ब्लड को वो चाट रहा था। तो मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ है। अभी तक तो ये गुलदार से डर रहा था परंतु इस कुत्ते को इतना गुस्सा है कि वो जो गुलदार का ब्लड है उसको ही चाट रहा है। और दोस्तों थोड़ी दूर जाने के बाद तुरंत वीरेंद्र ने मुझे कहा भाई साहब वो दिख रहा है। और मैंने राइफल एम किया परंतु जहाँ पे वो बता रहा था वो जगह मैं जल्दीबाजी में टेलीस्कोप से देख नहीं पाया और गुलदार वहाँ से साइड निकल गया। उसके बाद हम वहाँ तक पहुँचे, वहाँ पे गुलदार लेटा हुआ था और उसकी बहुत सारी ब्लीडिंग थी। थोड़ा देर 1 घंटा खोजने के बाद मैंने उनसे कहा कि इसको छोड़ दो क्योंकि यदि हम इसका पीछा करेंगे तो ये बहुत दूर निकल जाएगा। इसको फिर कल सुबह फिर ढूंढेंगे और क्या पता तब तक ये मरा हुआ मिले। और दोस्तों हम लोग कैंप वापस आ गए। दूसरे दिन फिर सुबह जब हम लोग उसको ढूंढने के लिए जहाँ पे तक हमने उसे छोड़ा था वहाँ पर से आगे गए तो अब ये वाला रास्ता जहाँ से वो जा रहा था वो चट्टान वाली गुफाओं का रास्ता था। और जब हम उस गुफाओं में एक पत्थर से चढ़ के दूसरे पत्थर पे ऐसे चढ़ के जब हम वहाँ पहुँच रहे थे तो तभी वीरेंद्र ने कहा भाई साहब वो बैठा हुआ पत्थर के ऊपर। परंतु शायद उस गुलदार की उस दिन भी मौत नहीं थी और वो मुझे दिखा नहीं और वो एक झटके के साथ उस गुफा के अंदर घुस गया। दोस्तों लगातार 3 दिन तक हम उस गुफा के चारों ओर रात को भी बैठे रहे, दिन में भी हमने उसकी सारी तलाश की परंतु हमें कोई सफलता नहीं मिली। वो गुलदार उसके बाद उस गुफा से या तो बाहर निकल गया और किसी दूसरी गुफा में चले गया
या उसके बाद वो उस गुफा से बाहर निकला ही नहीं। और गुफाएं इतनी बड़ी थी ज़मीन के नीचे की ओर कि जहाँ किसी आदमी का पहुँचना बहुत कठिन था। और लास्ट में हम अब क्या करते, लगभग 13 तारीख हो चुकी थी और उसके बाद दोस्तों मैं और वीरेंद्र वहाँ से सफलता मिलने के बाद भी खाली हाथ गैरसैंण की ओर चल दिए। और उसके बाद उस क्षेत्र में कोई नरभक्षी गुलदार सक्रिय नहीं हुआ, बल्कि केवल हमें उस गुलदार की बॉडी नहीं मिली, बाकी सारा क्षेत्र शांत हो गया और वो गुलदार उस गुफा के अंदर ही मर गया। परंतु हमें अपना जो एक सम्मान होता है या अपनी जो संख्या होती है वो जैसे की तैसे रही। दोस्तों, जिस जगह के बारे में मैंने आपको बताया, यदि हम उस जगह की खूबसूरती के बारे में वर्णन न करें तो ये नाइंसाफ़ी होगी। रिगोली लगभग 1800 मीटर से ऊपर हाइट पर बसा हुआ है और जो ये फ़ोटोग्राफ या वीडियोज़ हैं बहुत पुराने हैं, इसलिए इसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है। यह चारों ओर से बांस के जंगलों से घिरा हुआ एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। जो टॉप आपको दिख रहा है, इस टॉप के इस कॉर्नर पे एक रात हम रहे थे और यहाँ से रुद्रप्रयाग के चिरबटिया जाने का एक रास्ता है। इस फोटोज में आप लोग जो देख रहे हैं ये टॉप, इस टॉप पे ही घटना स्थल है, यानी इस टॉप पे ही उस बच्चे को गुलदार ने मारा था। इसके नीचे ये सारे पत्थर दिख रहे हैं और इन्हीं पत्थरों के बीच वह गुलदार गुम हुआ था। यहाँ माल्टा, संतरा और छेमी, पोलम, चेरी बहुत मात्रा में मिलता है। 2007 में जब इस क्षेत्र में कोई गुलदार लगा था तो आप लगा लें उस समय ये रोड यहाँ नहीं थी और इन घने जंगलों के बीच हम लोग पैदल चलकर उस गुलदार को ट्रैक कर रहे थे। यहाँ जो ये रिगोली के दूसरी ओर जो कुमेरू गांव है, उस कुमेरू गांव के ठीक ऊपर तातड़ा है। वहाँ इस गुलदार के द्वारा एक बालिका पे हमला किया गया और दूसरे को मारा गया था। यह टॉप जो इस समय का घटना स्थल है। दोस्तों, बांस के घने जंगलों के होने के कारण यहाँ भी अभी पनचक्कियाँ हैं, यानी प्रत्येक नाले पे आपको पनचक्की मिल जाएगी। यहाँ के लोग अपने जो आटा है वो इन्हीं पनचक्कियों में पीसते हैं। फिर है यहाँ के लोग बहुत सुशील, मृदुभाषी और आने वाले अतिथियों के सत्कार के लिए आतुर रहते हैं। यह क्षेत्र ठंडा होने के कारण पूरा बर्फ से भी ढका रहता है। जो ये जंगल दिखाई दे रहे हैं ये पूरे बांस के जंगल है, अतः यह पर्याप्त मात्रा में यहाँ पानी की मात्रा है और इनके जो नीचे वाले खेत हैं वो सिंचाई की हैं। दोस्तों, इस क्षेत्र में जब आप लोग आएँ तो यहाँ आप लोगों को ट्रैकिंग के लिए, यहाँ पहाड़ की संस्कृति देखने के लिए, यहाँ के लोगों से बातचीत कर आप लोग इस उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। यहाँ के लोग बहुत कर्मठ, क्योंकि महिलाएं अधिकतर जो खेत हैं वे अभी बंजर नहीं है, यहाँ पलायन बहुत कम है। अधिकतर लोग यहाँ जो विदेश होटलों में जो है लोग हैं वो वहाँ सेवा देते हैं। और दोस्तों, जो ऊपर वाला टॉप दिखाई दे रहा है ये वाला बडियारगढ़ के बगल वाला पोर्शन है। शायद मैं सही देख रहा हूँ तो ये बडियारगढ़ के इस साइड वाला पोर्शन दिख रहा है। दोस्तों, क्योंकि यदि हम इस क्षेत्र में रहे और आप लोगों को हम इस क्षेत्र के बारे में चलते चलते उतनी ज़्यादा वीडियोज़ में एक प्रकार से यहाँ की
का वर्णन करने का मौका मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने एक छोटी सी क्लिप इस पे जोड़कर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। जब 2007 में ये गुलदार लगा था तो यही जंगल था, इसी जंगल से वो ऊपर नीचे कर दूसरी रिच पे पहुंच रहा था। दोस्तों दोस्तों एक छोटा सा घटनाक्रम आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के एक छोटे से घटनाक्रम के साथ। तब तक बहुत बहुत